सलाम। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 को हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। और अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर के बारे में। मुझे पता है कि क्लास काफ़ी दिनों से नहीं हो सका, असल में मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ओ लेवल्स के, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये हफ़्ता आखिरी होगा क्लासेस का, तो कंप्यूटर साइंस ग्रुप में भी और इस ग्रुप में भी ये आखिरी क्लासेस होंगे इस हफ़्ते के, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा कोई और क्लासेस करने के लिए। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं 2 हफ़्ते बाद कंटिन्यू करूँगा क्लासेस को, क्योंकि तब तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास है कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमने एक बर्ड्स आई व्यू तो देख ही लिया है कुबरनेटिस आर्किटेक्चर के बारे में, मतलब है कि हमने ओवरऑल एक ओवरव्यू देख लिया है, मतलब ऊपर ऊपर से कि कुबरनेटिस है क्या। अब अगर हम एक क्लोजर लुक देख रहे हैं, क्लोजर लुक के साथ देखते हैं कि कुबरनेटिस के अंदर है क्या, उसका क्लस्टर के अंदर क्या होता है, तो वो हम आज इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर मैं एक हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मतलब है कि किस हार्डवेयर के ऊपर कुबरनेटिस चल रहा है, तो वो जो हार्डवेयर है वो मल्टीपल नोड्स के ऊपर स्प्लिट हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्वर चला रहा हूँ, उस सर्वर के अंदर मेरे पास बहुत सारे डॉकर कंटेनर्स हैं और मुझे अब उनको कंट्रोल करना है कुबरनेटिस के साथ, तो मैं उसी सर्वर के ऊपर एक कुबरनेटिस सर्वर भी स्पिन अप करूँगा। और वो जो कुबरनेटिस सर्वर है मेरे पास, या सॉरी वो जो कुबरनेटिस क्लस्टर है मेरे पास, ये प्रॉपर टर्म है कुबरनेटिस क्लस्टर, तो वो जो मेरे पास कुबरनेटिस क्लस्टर है उसके अंदर जितने भी मेरे पास नोड्स होंगे वो सब ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे पास कुबरनेटिस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जब वो क्रिएट होता है तो हमारे पास 2 तरह के नोड्स होते हैं। एक तो हमारा मास्टर नोड है, दूसरा हमारा वर्कर नोड है। तो हमारा मास्टर नोड जो है वो हेल्प करता है कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन को, हर चीज़ को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। और फिर वर्कर नोड्स जो होते हैं वो आपके एक्चुअल एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं, उनको एक्चुअली रन करते हैं। तो ये आप इस तरह से समझो। आई थिंक इसी क्लास में मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था, हाँ, जो डॉकर का आर्किटेक्चर में डिस्क्राइब कर रहा था, शिम रंक और ये सारी चीज़ें, तो उसमें मैंने बताया था कि आप इस तरह से समझो कि कंटेनर जो है वो एक मैनेजर की तरह है, और वो मैनेजर जो है वो सारे वर्कर नोड्स को, मतलब है कि ईच इंडिविजुअल रंक को कमांड करता है कि ये करो, ये चीज़ करो, इस तरह से सब। और कंटेनर जो खुद कंटेनर जो है वो सारा प्लानिंग करता है, सारा मैनेजिंग करता है। तो ये भी इसी तरह से ही है। मास्टर नोड जो है वो एक तरह से मेन मैनेजर है, तो वो हर चीज़ को बस मैनेज करता है, वो सारे कमांड, सारे रूल्स दे देता है। फिर उसके बाद वर्कर नोड जो है वो एक्चुअल काम करते हैं। तो इसलिए मास्टर नोड जो आपके होते हैं, जो कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन को कंट्रोल करते हैं, जो उसको मैनेज करते हैं, तो वो आपका मास्टर नोड जो है वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। आपके पास एक मास्टर नोड होता है और फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे वर्कर नोड्स होते हैं जो उस मास्टर नोड से अटैच हुआ होता है। तो ये तो एक ओवरव्यू है कि मतलब कुबरनेटिस सिस्टम के, जो आपका कुबरनेटिस सिस्टम है वो किस तरह चलता है। लेकिन अगर हम इसका इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में देखें, जिस तरह हमने डॉकर के साथ देखा कि रंक है, शिम है, डायमंड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास टोटल 9 पार्ट्स हैं। तो ये जो पहले के 4 पार्ट्स, पहले के 5 पार्ट्स ये जो आपको दिख रहे हैं, कंट्रोल प्लेन, मतलब एक मास्टर नोड, ETCD, API सर्वर, स्केड्यूलर और कंट्रोलर मैनेजर, ये सब आपका मास्टर नोड के ऊपर है, ये सब आपका कंट्रोल प्लेन के अंदर है। लेकिन आपका क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी और कंटेनर रन टाइम आपका वर्कर नोड के अंदर कंटेन हुआ हुआ है। तो आपके पास इंडिविजुअली 7 चीज़ें हैं, ETCD, API सर्वर, स्केड्यूलर, कंट्रोलर मैनेजर, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी और कंटेनर रन टाइम। और आपका क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी और कंटेनर रन टाइम है आपका वर्कर नोड के अंदर, और आपका ETCD, API सर्वर, स्केड्यूलर और कंट्रोलर मैनेजर है कंट्रोल प्लेन या मास्टर नोड के अंदर। तो अब हम एक के बाद एक हर पार्ट को देखते हैं तसल्ली से कि उसके अंदर है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल प्लेन के बारे में। तो कंट्रोल प्लेन आपका मास्टर नोड है। आपका कंट्रोल प्लेन पूरा क्लस्टर को कंट्रोल करता है और उसके सारे फंक्शंस को मैनेज करता है। उसके अंदर आपके पास बहुत सारे इंटरनल कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि कुबरनेटिस API सर्वर, स्केड्यूलर, कंट्रोलर मैनेजर और ETCD। सबसे पहले हमारा कुबरनेटिस API सर्वर। कुबरनेटिस API सर्वर, अब नाम से ही कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा, ये एक API है या एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सर्वर है, आप इस तरह से समझ सकते हो, जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि मास्टर नोड सारे वर्कर नोड से कम्युनिकेट कर सके और वर्कर नोड्स भी मास्टर नोड से कम्युनिकेट कर सके। तो इसका मेन पर्पस है कम्युनिकेशन को इनेबल करना थ्रू आउट द कुबरनेटिस क्लस्टर, मास्टर नोड बिटवीन वर्कर नोड और वर्कर नोड बिटवीन मास्टर नोड, मतलब उन दोनों के दरमियान सारा कम्युनिकेशन को हैंडल करना, इनेबल करना, ये सारा काम जाता है कुबरनेटिस API सर्वर को। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्केड्यूलर।
स्केड्यूलर जो है वो आपका ऐप्स को स्केड्यूल करता है। इसका मतलब क्या है, आपका स्केड्यूलर का जो मेन काम है वो ये है कि वो ईच टास्क को असाइन करता है वर्कर नोड को। मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी 5 टास्क को रन करने हैं तो हर टास्क जो है वो एक वर्कर नोड को दिया जाएगा, वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो जो सारा डिवीजन का काम है कि ये काम इसको, ये काम इसको, वो सारा काम स्केड्यूलर करता है। फिर इसके बाद हमारे पास है कंट्रोलर मैनेजर। कंट्रोलर मैनेजर जो है वो ओवरऑल मैनेजर रिलेटेड फंक्शंस को करता है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी कंटेनर को या मुझे किसी पॉड को डिलीट करना है, पॉड्स के बारे में हम आगे जाके देखेंगे। मुझे किसी कंटेनर को या किसी पॉड को मुझे डिलीट करना है, मुझे किसी चीज़ को ट्रैक करना है, मुझे किसी चीज़ को काउंट करना है, मुझे ये याद रखना है कि कौन सा चीज़ कहाँ है, कौन सा कंटेनर या कौन सा पॉड अभी अवेलेबल है, कौन सा अभी डाउन है, कौन सा अभी पॉज्ड हुआ है। ये सारे जितने भी मैनेजिंग रिलेटेड टास्क हैं वो सब मैनेज होगा, कंट्रोलर मैनेजर यही सारे टास्क को मैनेज करेगा। तो कंट्रोलर मैनेजर हमारा मेन मैनेजर टूल है हमारा मास्टर नोड के अंदर या हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ है जो हमारा मास्टर नोड के अंदर इंक्लूडेड है और वो है ETCD। तो ETCD एक रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोर है जो आपके क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन को परसिस्टेंटली स्टोर करता है। इसका मतलब क्या है, ETCD एक रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोर है। मतलब है कि ये एक डाटा स्टोरेज कंपोनेंट है जो परसिस्टेंटली स्टोर करता है। परसिस्टेंटली का मतलब है कि वो परमानेंटली, आप एक तरह से समझ सकते हो परमानेंटली। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो परमानेंटली आपका क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन डाटा स्टोर करता है। अब इसका ऐसा क्यों है, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सर्वर है, उसके अंदर मेरे पास एक कुबरनेटिस क्लस्टर लगा हुआ है। अब मैं अगर उस कुबरनेटिस क्लस्टर को टेम्परेरी डाउन करूं या मैं उसको पॉज करूं या मैं उसको डिलीट ही करूं, तो अगर मैं चाहूँ कि उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स रहें कि कौन सा चीज़ किधर है, तो फिर वो सारे डिटेल्स जो है वो ETCD के अंदर सेव होंगे। फिर उसके बाद मैं ETCD को अगर रीलोड करूँगा अपने नया क्लस्टर के अंदर, या अगर मैं उसको उसी का ही डाटा को यूज़ करूँगा कंटेनर को क्लस्टर को अनपॉज करने के लिए या क्लस्टर को रीस्टार्ट करने के लिए, तो फिर वही सारा डाटा जो है वो उसके अंदर आ जाएगा। तो ETCD आपका क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करता है परमानेंटली, ताकि अगर आप डिलीट भी करो तो भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन डाटा मौजूद रहे। तो ये 4 पार्ट्स आपके पास मौजूद है एक कुबरनेटिस मास्टर नोड के अंदर। अब उसके बाद हम जाते हैं वर्कर नोड्स के ऊपर। अब वर्कर नोड्स के अंदर आपके पास बाकी के 3 इंडिविजुअल पार्ट्स हैं। तो आपके पास क्यूबलेट है, क्यूब प्रॉक्सी है और कंटेनर रन टाइम है। सबसे पहले अब वर्कर नोड्स आपका क्या है, वर्कर नोड जो है वो आपका एक्चुअल नोड्स है जो कंटेनराइज एप्लीकेशंस को रन करते हैं। अब मास्टर नोड तो सारे कमांड्स दे रहा है, लेकिन जो एक्चुअल एप्लीकेशन के पार्ट्स है वो रन हो रहे हैं आपके वर्कर नोड्स के ऊपर। तो वो ही आपके एक्चुअल कंटेनराइज एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं। उनका टास्क यही है कि वो हर चीज़ को रन करें, मॉनिटर करें, सारे सर्विसेज को एप्लीकेशन को प्रोवाइड करें और ये सारे काम करें। तो आपके पास ये कंपोनेंट्स मौजूद है वर्कर नोड के अंदर। सबसे पहले आपका कंटेनर रन टाइम है, जैसे कि डॉकर, RKT या कोई ऐसी चीज़। तो इसीलिए डॉकर जो है वो आपका कंट्रोल प्लेन या मास्टर नोड के साथ इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपका जो जो आपकी थर्ड चीज़ है जिसकी ज़रूरत है आपको वर्कर नोड के अंदर, वो आपकी कंटेनर रन टाइम ही है, वो डॉकर ही है। मतलब है कि कुबरनेटिस आपके सारे डॉकर कंटेनर्स को मैनेज करता है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो है आपका कंटेनर रन टाइम, जैसे कि डॉकर, RKT या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो वाकई में आपके कंटेनर्स को मैनेज करता है। फिर इसके बाद आपके पास एक क्यूबलेट। अब API सर्वर जो आपके पास है, कुबरनेटिस API सर्वर जो आपका मास्टर नोड या कंट्रोल प्लेन के अंदर लगा हुआ है, अब वो तो इस्तेमाल होता है ताकि मास्टर नोड वर्कर नोड से कांटेक्ट कर सके। लेकिन अगर वर्कर नोड को मास्टर नोड से कांटेक्ट करना पड़े तो फिर वर्कर नोड के पास एक अपना टूल है क्यूबलेट के नाम से, जो API सर्वर को कांटेक्ट करेगा ताकि वो सारे कंटेनर्स और सारी चीज़ें जो वर्कर नोड के ऊपर है वो सब मैनेज हो सके प्रॉपर्ली। तो क्यूबलेट एक तरह से, अब ये आप एक फ़ोन लाइन की तरह समझो। अगर मैं बोलूँ कि वर्कर नोड को कांटेक्ट करना है तो वर्कर नोड के अंदर जो फ़ोन लाइन लगा हुआ है वो है क्यूबलेट, और अगर मैं बोलूँ कि मुझे मास्टर नोड को कांटेक्ट करना है तो उसके अंदर जो फ़ोन लाइन लगा हुआ है वो है कुबरनेटिस API सर्वर। आप इस तरह से समझ सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ है कुबरनेटिस सर्विस प्रॉक्सी। अच्छा हाँ, यहाँ मैं एक और भी पॉइंट बता दूँ थर्ड पॉइंट से पहले, कि अब ये तो चलो हमने डिस्कस किया है कि अगर मास्टर नोड को कांटेक्ट करना है किसी वर्कर नोड से तो फिर तो वो अब काफ़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर वर्कर नोड को मास्टर नोड से कांटेक्ट करना है तो भी आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर वर्कर नोड को एक और वर्कर नोड को कांटेक्ट करना हुआ तो फिर क्या करेंगे?
अब क्योंकि क्यूबलेट जो है, क्यूबलेट होता है इस तरह से कि वो सिवाय कुबरनेटिस एपीआई सर्वर का, मतलब है कि सिवाय मास्टर नोड का किसी और चीज़ के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो एक्चुअली क्या होगा, वो एक तरह से एक रिफ्लेक्शन मिरर की तरह या गेटवे की तरह सर्व करेगा आपका जो मास्टर नोड है, क्योंकि जब क्यूबलेट कांटेक्ट करेगा कुबरनेटिस एपीआई सर्वर को, मतलब है कि मास्टर नोड को, तो वो बोलेगा कि मुझे इस कंटेनर को कांटेक्ट करना है। तो कुबरनेटिस एपीआई सर्वर जो है आपका जो मास्टर नोड है, वो उस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा उस कंटेनर को जिसको आपको कांटेक्ट करना है, और फिर उसके बाद जब आपको जवाब देगा तो वो भी उसी तरीके से ही देगा। तो क्यूबलेट जो है वो इस तरह से काम करता है। तो उसके बाद आपके पास आखिरी चीज़ है कुबरनेटिस सर्विस प्रॉक्सी या क्यूब प्रॉक्सी, जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक को लोड बैलेंस करता है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने डिस्कस की, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का एक बेनिफिट है कि मैं एप्लीकेशन पार्ट्स के रेप्लिकेशंस बना सकता हूँ। अगर मेरे पास एक वेबसाइट डेटाबेस है और फॉर एग्जांपल मुझे उसके अंदर 2 रेप्लिकास बनाना है, तो मेरे पास टोटल 3 वर्जन्स होंगे या 3 रेप्लिकास होंगे उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन पार्ट का। तो अब अगर मैं चाहूँ कि फॉर एग्जांपल जितने भी मेरे पास यूज़र्स आ रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर या उस सर्विस के ऊपर, वो सारे यूज़र्स जो हैं वो इवनली डिवाइड हो, कि मतलब कुछ लोग इस वर्कर नोड के ऊपर हो, कुछ लोग उस वर्कर नोड के ऊपर हो, ये सारा इवेंट डिवीजन करने के लिए, ताकि सर्विस भी तो बेहतर से बेहतर हो। अगर सारा लोड एक ही पे ही डाला जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि सर्विस जो है वो डाउन होगा और रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली मैनेज नहीं होंगे। तो इसलिए ये सारा मैनेजिंग के लिए जो है आपका क्यूब प्रॉक्सी इस्तेमाल होता है, जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक को लोड बैलेंस करता है आपका वर्कर नोड के ऊपर। तो ये पर्पस है क्यूब प्रॉक्सी का। अब हमने डिस्कस किया है टोटल 9 पार्ट्स। इस आर्किटेक्चर में टोटल 9 पार्ट्स है। एक तो आपका वर्कर नोड और कंट्रोल प्लेन है, फिर आपका कंट्रोल प्लेन के अंदर आपके पास है ETCD, एक कन्फिगरेशन, एक कन्फिगरेशन स्टोर है, क्लस्टर कन्फिगरेशन स्टोर है, फिर आपका API सर्वर जो मेन कम्युनिकेटर है हर चीज़ के साथ, फिर उसके बाद आपका स्केड्यूलर जो आपके एक्चुअल ऐप्स को स्केड्यूल करता है, जो आपके ऐप्स को डिवाइड करता है ईच वर्कर नोड के साथ, और फिर उसके बाद है आपका कंट्रोलर मैनेजर जो आपका क्लस्टर लेवल फंक्शंस या मेन मैनेजिंग फंक्शंस करता है। फिर उसके बाद आपके पास है वर्कर नोड। अब इधर है आपके पास क्यूबलेट जो आपका API सर्वर से कांटेक्ट करता है मास्टर नोड के ऊपर। आपके पास है क्यूब प्रॉक्सी जो सारा डाटा को लोड बैलेंस करता है, और आपके पास है कंटेनर रन टाइम। अब उसके अंदर आप डॉकर यूज़ करो, RKT यूज़ करो, कुछ कोई और चीज़ यूज़ करो, तो वो फिर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं रनिंग एन एप्लीकेशन इन कुबरनेटिस के ये आमतौर पे किस तरह से होता है। मेरे ख्याल से यहाँ से 1.4 तक ही है। तो आज हम इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म करेंगे, फिर इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो रनिंग एन एप्लीकेशन इन कुबरनेटिस। अब एक कुबरनेटिस का एप्लीकेशन को रन करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक इमेज होना चाहिए, और वो इमेज फॉर एग्जांपल आप पुश करते हो इमेज रजिस्ट्री को, जैसे कि डॉकर हब को, या आप उधर से पुल करते हो, और उसके बाद जो है आप एक डिस्क्रिप्शन पुश करते हो अपना कुबरनेटिस API सर्वर को। अभी आपको अजीब चीज़ लग रहा होगा, डिस्क्रिप्शन, किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन? ये डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आपका सारा कंटेनर इमेज का इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जो आपके एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के अंदर है। वो कंपोनेंट्स रिलेट कैसे करते हैं, कौन से वाले कंपोनेंट्स को साथ साथ रखने की ज़रूरत है, कौन से कंपोनेंट्स को साथ साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कितने रेप्लिकास आपको चाहिए, और आपको इंटरनल या एक्सटर्नल क्लाइंट्स को सर्व करना है, मतलब एक आपको एक्सटर्नल IP एड्रेस चाहिए या सिर्फ इंटरनल चाहिए, आपको कितने IP एड्रेसेस चाहिए, ये डिस्कवरेबल होना चाहिए दूसरे कंपोनेंट्स को, कि मतलब दूसरे कंपोनेंट्स आपका इस वाले मेन कंपोनेंट को एक्सेस कर सकेंगे। तो ये जितने भी आपके पास इधर डिटेल्स हैं, ये सारे डिटेल्स जो है वो सब आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ आप लिखते हो। मतलब है कि ईच डिस्क्रिप्शन आपका एक इमेज के लिए होता है, मतलब है कि हर इमेज के साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है जिसमें आप ये सारे डिटेल्स डालोगे अपने इमेज के बारे में। ठीक है, और ये ऐप डिस्क्रिप्शन क्या है? अब आप सोच रहे होगे कि यार ये ऐप डिस्क्रिप्शन ये एक्चुअली है क्या? अब जिस तरह हमारा डॉकर फाइल नहीं होता है कि हम अपना एक तरह का डिस्क्रिप्शन डालते हैं कि हमें किस तरह का कंटेनर बनाना है, हमें कौन से बेस इमेजेस को यूज़ करना है, हम अपना इमेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो भी एक तरह का डिस्क्रिप्शन ही हुआ ना कंटेनर्स का। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही हमारे पास कुबरनेटिस में जो स्क्रिप्टिंग फाइल होता है, जैसे डॉकर में हम डॉकर फाइल को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से ही कुबरनेटिस में हमारे पास डिस्क्रिप्शन फाइल होता है या कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन फाइल होता है। और ये डिस्क्रिप्शन फाइल बनता किस लैंग्वेज के अंदर है? ये बनता है YAML लैंग्वेज में, YAML, और ये हम इंशाल्लाह आगे जाके देख लेंगे तफसीली से।
तो इधर हमारे पास है हाउ द डिस्क्रिप्शन रिजल्ट्स इन अ रनिंग कंटेनर। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है इससे आप एक रनिंग कंटेनर कैसे बनाते हो। अब बिल्कुल डॉकर फाइल की तरह ही होता है कि जैसे जब आपका डिस्क्रिप्शन मौजूद है जिसमें आप सारी डिटेल्स रखते हो, जब आपका API सर्वर को आप ये डिस्क्रिप्शन दे दो, जब वो प्रोसेस करता है तो स्केड्यूलर जो है वो उतने ही कंटेनर्स को क्रिएट करता है जितना आपने स्पेसिफाई किया डिस्क्रिप्शन के अंदर। जिस हिसाब से आपने कंप्यूटेशन रिसोर्सेज स्पेसिफाई किया कि कितने कंप्यूटेशन रिसोर्सेज लगने चाहिए, कितना CPU, कितना रैम, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई होते हैं, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें एलोकेटेड होते हैं। और जो आपका क्यूबिलेट है वो आपका कंटेनर रन टाइम को जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है रिक्वायर्ड कंटेनर इमेजेस को पुल करने के लिए, क्योंकि आपका क्यूबिलेट क्या है, वो एक कम्युनिकेशन मीडियम है, वो एक फ़ोन लाइन है वर्कर नोड के लिए। तो वो ही आपका सारा कमेंट्स को रिसीव करता है। तो वो एक कमेंट रिसीव करता है जो बोलता है कि आपका कंटेनर रन टाइम को कि आप वो वाले सारे रिक्वायर्ड इमेजेस को पुल करो ताकि हम इस कंटेनर को रन कर सकें, क्योंकि डॉकर का यही काम है, वो ही ये सारी चीज़ें करता है, कंटेनर को पुल करना या पुश करना, इसको रन करना, इसका डॉकर फाइल बनाना, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर के अंदर हमें एक ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि असल में मैं बोल क्या रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। अब ऐप डिस्क्रिप्टर जो है हमारे पास, ऐप डिस्क्रिप्टर लिस्ट 4 कंटेनर्स ग्रुप इनटू 3 सेट्स कॉल्ड पॉड्स। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल, अगर आप इधर देखो, हमारे पास इस ऐप डिस्क्रिप्टर के अंदर जो है हमारे पास टोटल 4 चीज़ें मौजूद है। अब ये 4 चीज़ें क्या है, ये आप इस तरह से समझो कि ये 4 कंटेनर्स है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास डॉकर के अंदर 4 कंटेनर्स मुझे डिप्लॉय करना है, तो ये सारे कंटेनर जो है ये आप स्पेसिफाई करोगे अपने ऐप डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप अपने YAML फाइल के अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे। जो आपके सबसे पहले के 2 पॉड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंटेनर्स को कंटेन करेंगे, ठीक है। तो जो बाकी के 2 है नहीं, जो सबसे आखिर वाला है वो कंटेन करेगा 2 को। अब ये सब कहाँ स्पेसिफाई हो रहा है, अब देखो हमारे पास टोटल जो है हमारे पास 4 कंटेनर्स मौजूद है। ये सबसे पहला वाला, फिर उसके बाद ये डायमंड वाला, ये सर्कल वाला, ये पेंटागन वाला और ये ट्रायंगल वाला। तो हमारे पास टोटल 5 कंटेनर्स मौजूद है। अब अगर मैं कुबरनेटिस में इनको चलाना चाहूँ, सबसे पहला काम होगा इनको डिवाइड करना। जिस तरह यहाँ ऊपर बताया है कि ये एक चीज़ है आपका मेरे ख्याल से इधर मौजूद है, मेरे ख्याल से अभी मैंने एक चीज़ देखी थी जो आपका सारा ये चीज़ें को कंट्रोल करता है कि कितने कंटेनर्स को कौन से कंटेनर्स को साथ साथ मिलाने चाहिए या साथ साथ रखना चाहिए, कौन से को वाले कंटेनर्स को सेपरेट रख सकते हैं, वो एक चीज़ यहाँ दिया हुआ था। अच्छा खैर मुझे भी पता नहीं, मिल नहीं रहा है मेरे ख्याल से, चलो छोड़ दो। आई थिंक आपको याद होगा कि जब मैंने ये बोला था कि आपके कुछ कंटेनर्स जो है उनको साथ साथ रखने की ज़रूरत है या वो इंटरलिंक्ड हुआ हुआ है। तो इसी तरीके से अगर हम इनको इंटरलिंक करवाना चाहते हैं, अगर हम 2 कंटेनर्स को एक ही जगह में ही रखना चाहते हैं, तो फिर हम पॉड्स के अंदर, हम एक पॉड के अंदर जो है मल्टीपल कंटेनर्स को डालेंगे। तो बेसिकली कुबरनेटिस का मेन पर्पस ग्रुपिंग ही है ना। तो पॉड्स इस्तेमाल होते हैं मल्टीपल सिमिलर कंटेनर्स को ग्रुप करने के लिए। अगर आपके पास सिमिलर कंटेनर्स हैं तो आप उनको एक ही ग्रुप के अंदर डाल दोगे और वो पूरा जो एक ग्रुप है वो आपका पॉड कहलाता है। तो पॉड बेसिकली एक ग्रुपिंग मैकेनिज़्म होता है या एक ग्रुपिंग का तरीका होता है कुबरनेटिस के अंदर, ठीक है। आप ये इस तरह से समझ सकते हो। तो ये तो चलो हमने देख लिया है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल 4 कंटेनर्स हैं, तो इधर हमारे पास डायमंड वाला कंटेनर है वो अपना एक अलग पॉड में जाएगा, सर्कल वाला जो है वो अपना एक अलग पॉड में जाएगा, लेकिन जो पेंटागन वाला और जो ट्रायंगल वाले कंटेनर्स है वो दोनों एक ही पॉड के अंदर डाले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपको 1x 5x 2x लिखा हुआ है, तो ये है रेप्लिकेशन। जिस तरह हमने अभी बात की रेप्लिकेशंस का, तो रेप्लिकेशंस का मतलब वही है कि आप एक चीज़ के मल्टीपल कॉपीज़ बना लो। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है 1, मतलब है कि हमारे पास इस पॉड का, इस पूरे पॉड का एक ही कॉपी होगा, एक ही वर्जन होगा हमारा पूरा कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर। और आप देख भी सकते हो कि इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक ही मौजूद है, कहीं और ये चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ 5x
ये जो हमारे पास पॉड है जिसके अंदर एक सर्कल कंटेनर मौजूद है, इसके हम 5 वर्जन्स बनाएंगे या 5 रेप्लिकास बनाएंगे। और आप देख भी सकते हो इधर ये 1 2 3 4 5। और फिर उसके बाद जो हमारे पास आखिरी वाला है, तो आखिरी वाला जो हमारे पास पॉड है उसके अंदर हमारे पास 2 कंटेनर्स मौजूद है और हम इस पॉड के 2 कॉपीज़ बनाएंगे। आप देख सकते हो कि एक यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका पूरा वर्किंग है। हम ऐप डिस्क्रिप्टर के अंदर सारे रेप्लिका स्पेसिफाई करते हैं, हम सारे कंटेनर स्पेसिफाई करते हैं, हम ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा कंटेनर को कौन सा पॉड में डालना है, कितने कंटेनर्स को एक पॉड के अंदर डालना है। ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सब आप स्पेसिफाई करते हो अपना ऐप डिस्क्रिप्टर के अंदर, मतलब है कि आप अपना YAML फाइल के अंदर डाल देते हो। तो जबकि सबसे पहले के 2 पॉड्स हैं उनके अंदर सिर्फ सिंगल कंटेनर्स है, ये डायमंड वाला और ये सर्कल वाला, बस यही आपके पास मौजूद है। और उसके बाद जो आपके पास आखिरी वाला है, आखिरी वाला जो पॉड है उसके अंदर आपके पास 2 कंटेनर्स इंक्लूडेड हुआ है। मतलब है कि आपके दोनों कंटेनर जो यहाँ मौजूद है, आपका पेंटागन और आपका ट्रायंगल, ये दोनों को लोकेटेड है। मतलब है कि ये दोनों को एक ही जगह में ही होने की ज़रूरत है, वरना वो एप्लीकेशन जो है ये जो दोनों है ये काम नहीं कर सकते। इन दोनों को साथ साथ होने की ज़रूरत है, वो आइसोलेटेड आप नहीं रख सकते हो, वरना आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में चलते हैं। अब नेक्स्ट टू ईच पॉड जो है, अब ईच पॉड के साथ साथ आप एक नंबर देख सकते हो जो आपका रेप्लिकास रिप्रेजेंट करता है, मतलब है कि कितने कॉपीज़ बना रहे हो ईच पॉड का, ठीक है। और ये पैरेलल रेप्लिकास है। पैरेलल से मतलब क्या है कि एक साथ कितने कॉपीज़ चलेंगे। एक तो भाई ये चीज़ होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक साथ 2 कॉपीज़ चल रहे हैं, लेकिन अब अगर मैं एक कॉपी को गायब कर दूं, फॉर एग्जांपल कि अभी फ़िलहाल एक कॉपी मेरे पास मौजूद नहीं है, वो समय मेंटेनेंस हो रहा है, कोई भी और चीज़ हो रहा है, तो उसके बाद जो है क्या एक कॉपी जो है वो ऑटोमेटिकली स्पिन अप हो जाएगा, मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाएगा, या फिर वो जो हमारे पास कॉपी है वो बस मतलब ऐसे ही रहेगा कि हमने एक निकाल दिया है तो अब बस एक ही बाकी है, अब उसको भी निकाल देंगे तो हमारा वो सर्विस ही ऑफलाइन हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। यहाँ तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक साथ कितने पॉड के वर्जन्स चल रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि अगर हम एक पॉड का वर्जन को नीचे ले आए, अगर हम उसको ऑफलाइन करें तो क्या उसमें उसके रिप्लेसमेंट में एक और पॉड आ जाएगा या नहीं आएगा, वो एक और चीज़ है और वो हम इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे, ठीक है। मेनली तो आप रेप्लिका से यही समझो कि एक साथ जो है कितने वर्जन चल रहे हैं एक पॉड का। मतलब है कि ये जो हमारे पास पॉड है जिसके अंदर हमारे पास एक पेंटागन और एक ट्रायंगल कंटेनर है, ये वाला जो पॉड है इसके हम 2 कॉपीज़ बनाएंगे और ये दोनों कॉपीज साथ साथ एट द सेम टाइम चलेंगे, ताकि हमारा जो वर्कलोड हो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब है कि अगर एक बंदे को फॉर एग्जांपल 10 बंदों को अगर इस सर्विस को एक्सेस करना है, इस पॉड को एक्सेस करना है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा कि हमारे पास इसके 2 मौजूद है, तो 5 लोग दूसरे वाले पे जाएंगे और 5 लोग पहले वाले पे जाएंगे और 5 लोग दूसरे वाले के ऊपर जाएंगे, ताकि आपका जो लोड है वो इक्वल रहे। अब ये सारे डिस्क्रिप्शंस को सबमिट करने के लिए वो क्या करेगा, आपका यही सारा काम करेगा। आपका कुबरनेटिस का जो एप्लीकेशन है वो यही सारा काम को प्रोसेस करेगा, आपके सारे स्केड्यूलर को यूज़ करके आपके सारे पॉड्स और सबको क्रिएट करेगा, वो उसके अंदर आपके सारे कंटेनर्स को डाल देगा, सारे इमेजेस को पुल करेगा, सारे कंटेनर्स को रन करेगा और इस तरह के सारी चीज़ें जो आपके हैं वो सब ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। या जितने भी आपके पास कंप्यूटेशन रिसोर्सेज की लिमिट्स है वो सब भी देख दिया जाएगा कि हर पॉड को कितने रिसोर्सेज देने हैं और कौन कौन से ग्रुप को कितने देने हैं। तो ये जितने भी आपके पास चीज़ें हैं वो सब आपका ऐप डिस्क्रिप्टर, मतलब है कि आपका YAML फाइल के अंदर स्पेसिफाई होंगे, जिस तरह हमारे पास डॉकर के अंदर डॉकर फाइल्स है। फिर इसके बाद जब वो एग्जीक्यूट होगा तो कुबरनेटिस इंजन को पता चल जाएगा कि उसको अब क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है कीपिंग द कंटेनर्स रनिंग। अब जब आपका एप्लीकेशन एक दफ़ा ऑनलाइन हो जाए तो कुबरनेटिस जो है वो कंटिन्यूसली काम करता जाता है उस ऐप डिस्क्रिप्टर के रूल्स के मुताबिक कि आपका जो आपका एप्लीकेशन है वो उसी डिस्क्रिप्शन को इमेज करे जो आपने बनाया है। मतलब है कि आपका जो YAML फाइल में इंस्ट्रक्शंस लिखा है वो उसी को ही फॉलो करेंगे और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे।
तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 इंस्टेंसेस चाहिए एक वेब सर्वर का, मेरे पास एक वेब सर्वर का पॉड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं, वो दोनों साथ साथ काम करते हैं, तो मुझे उनको एक ही पॉड के अंदर डालना पड़ेगा। वो पॉड का जो पूरा काम है वो वेब सर्वर रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा वेब सर्वर ही है। अब मैं उस पॉड के अगर 5 कॉपीज़ बनाऊँगा तो वो 5 कॉपीज़ जो है वो पैरेलल एक साथ चलते रहेंगे, कि अगर एक इंस्टेंस स्टॉप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कुबरनेटिस उसको रीस्टार्ट करेगा, क्योंकि हमने रूल क्या लिखा है डिस्क्रिप्टर के अंदर कि हमारे पास एक वक्त में 5 कम से कम 5 चलने चाहिए। मतलब है कि अगर एक चलना बंद हुआ तो कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करेगा ताकि 5 पे ही रहे, 5 पे ही हो जाए। और इसी तरीके से अगर हमारा पूरा वर्कर नोड ही ख़त्म हो गया या इनएक्सेसिबल हो जाता है, कोई भी ऐसा मसला हो जाता है, तो फिर कुबरनेटिस नए नोड्स को सिलेक्ट करेगा और वही कंटेनर्स को रीस्टार्ट करेगा उस नया नोड के ऊपर, उस नया पॉड के ऊपर। ठीक है, तो कुबरनेटिस आमतौर पे इसी तरीके से ही काम करता है। अब अगर मैं बताऊँ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को स्केल करने की, अगर मैं बात करूं कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी लिखा 5 चाहिए, तो अगर मैं बोलूं कि अब यार मुझे 5 की तो खैर ज़रूरत नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है उसको आप कुबरनेटिस को ऐसा बोल सकते हो कि मुझे अभी इस लिमिट को कम करना है, अभी 5 नहीं मुझे 4 चाहिए, अभी 4 नहीं अभी मुझे 3 चाहिए, अभी 3 नहीं अभी मुझे 10 चाहिए। तो आप ये सारे रूल्स को स्पेसिफाई कर सकते हो, चाहो तो आप इनको चेंज कर सकते हो कुबरनेटिस के अंदर। और एक और भी चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आपको पता नहीं है कि यार इसमें मुझे कितने एप्लीकेशन के वर्जन चलाने चाहिए, इसमें मुझे कितने रेप्लिकास चलाना चाहिए इस स्पेसिफिक चीज़ का, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे कितने चलाने चाहिए, तो अगर आप चाहो कि ये नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाए तो ऐसा हो सकता है। अगर आप इसको ऑटोमेटिकली डिसाइड करना चाहो तो आपको बस यही करना है कि आप कुबरनेटिस को स्पेसिफाई करो अपने ऐप डिस्क्रिप्टर के अंदर कि अपना जो कंप्यूटेशन रिसोर्सेज है उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करें, सीपीयू लोड के लिहाज से, मेमोरी कंजप्शन के लिहाज से, क्वेरीज पर सेकंड के लिहाज से, या कोई भी और चीज़ के लिहाज से वो मेजर करेगा और वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि मुझे इसके कितने रेप्लिकास बनाना चाहिए, अभी मुझे कम करना चाहिए, अभी मुझे ज़्यादा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक हो सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है हिटिंग अ मूविंग टारगेट। अब हमने ऑलरेडी बोला है कि कुबरनेटिस जो है वो उसका वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके कंटेनर्स को मूव करेगा। मतलब है कि आपके पास क्लस्टर, बड़ा सा क्लस्टर मौजूद है, अब कभी आपका कंटेनर इस जगह पे होगा, कभी उस जगह पे, कभी इस जगह पे, कभी उस जगह पे, कभी उधर जाएगा, कभी इधर आएगा, तो इस तरह से होता रहेगा। अब आम तौर पे तो इसका आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात पे, क्योंकि अगर आपका कंटेनर जो है, अगर आपका पॉड जो है वो उसी सर्विस को ही चला रहा है जो आपको चाहिए, और अगर वो प्रॉपर्ली चल रहा है और अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो इसका वर्किंग के साथ, तो आपको कोई मसला ही नहीं होना चाहिए कि ये जहाँ भी बैठा है, उधर बैठा है, इधर बैठा है, जहाँ भी बैठा है, वो फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा एप्लीकेशन चल रहा है तो बस इतना ही काफ़ी है। तो इसलिए, और यही मकसद है एक्चुअली कुबरनेटिस और डॉकर का। पहले तो ऐसा होता था ऑपरेशंस के अंदर, जब मैन्युअली सब होता था कि अब इस चीज़ को यहाँ डालना है, अब उस चीज़ को वहाँ डालना है, अब इसको यहाँ से मूव करना है, अब उसको इधर से मूव करना है, तो ये मसला होता ही नहीं कुबरनेटिस और डॉकर के अंदर, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि ये जितना भी हमारे पास काम है, अब ये चीज़ इधर नहीं उधर, ये चीज़ इधर नहीं उधर, ये सारा काम के बजाय ये सारा काम जो है ये हम ऑटोमेट कर सके, ये सब ऑटोमेटिकली हो सके। तो यही हमारा मकसद है ये सब करने का, तो इसलिए ये इतना बड़ा मसला नहीं बनता है। अब कभी कभी जो है आपका कंटेनर्स मूव क्यों होता है, सबसे पहले तो यही बात बताओ, जहाँ है वहाँ सही नहीं है, बार बार मूव क्यों होता रहता है। इसका वजह ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे नोड के ऊपर रन कर रहे हो जो फेल हो चुका है या जो डिलीट हो चुका है या कोई और भी चीज़ हो चुका है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि चेंज करना ही पड़ेगा। अब अगर आपका कंटेनर जो है, अगर आपका पॉड है, उस पॉड के अंदर कंटेनर्स है, अब अगर उनमें से कोई कंटेनर जो है वो कोई एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट्स को, तो अगर बार बार कंटेनर अपना पोजीशन को मूव कर रहा है, मतलब है कि आपका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, मतलब है कि आपका पॉड चेंज हो रहा है, तो उस वजह से आपका कंटेनर भी चेंज हो रहा है, तो बार बार आपका आईपी एड्रेस जो एक्सटर्नल वाला है वो चेंज हो रहा है। तो अगर ये बार बार चेंज हो रहा है तो बंदा एक्सेस कैसे कर सके, ये कैसे होगा, तो क्लाइंट्स इसको कनेक्ट कैसे कर सकेंगे, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेसेस। तो अगर हमारा कंटेनर जो है या हमारा जो पॉड है वो बार बार मूव होता रहता है,
तो ज़ाहिर सी बात है कि एक मसला है, फिर उसके बाद उसको कोई से एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए जो है हम स्टैटिक आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं। ये एक फ़िक्स आईपी एड्रेस होता है जो एक फ़िक्स्ड आईपी एड्रेस रखता है जिस पे यूज़र्स, जिस पे एक्सटर्नल क्लाइंट्स जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो उसका इंटरनल आईपी एड्रेस है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक्सटर्नली यही वाला है 192.168.0.1, ये कभी भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन फिर जो आपका असली इंटरनल एप्लीकेशन है वो तो चेंज होता रह रहा है ना। तो जब भी जब भी कंटेनर या पॉड जो है वो अपना पोजीशन को चेंज करेगा तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज करेगा स्टैटिक आईपी एड्रेस को कि यार मैंने अभी अपना इंटरनल पोजीशन को चेंज कर लिया है, तो ज़रा इंटरनल वाला आईपी एड्रेस को चेंज कर लो। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस वही रहेगा, इंटरनली बस वो चेंज हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके सारे एड्रेसेस को एक्सपोज करता है, जितने भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं आपके क्लस्टर के अंदर, वो सबको एक्सपोज करता है एक सिंगल परमानेंट आईपी एड्रेस के ऊपर। और ये यूजुअली होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू, ये कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन DNS भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह आप जब वेबसाइट का नाम लिखते हो monkeytype.com या कोई भी और ऐसा वेबसाइट, तो वो एक्चुअली एक आईपी एड्रेस होता है। अब ये नाम जो है ये लिंक्ड हुआ हुआ है एक आईपी एड्रेस के साथ, लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है ये बार बार बदलता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही आईपी एड्रेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये फ़िक्स चीज़ नहीं है, आपका आईपी एड्रेस जो है वो फ़िक्स नहीं है, इसलिए आपके पास एक फ़िक्स स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, या आपके पास एक फ़िक्स नाम होता है monkeytype.com, google.com या कोई ऐसी चीज़। फिर उसके बाद जो भी आपके पास इंटरनल आईपी एड्रेस हो वो इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो क्यूब प्रॉक्सी जो है, जो आपके पास क्यूब प्रॉक्सी का कंपोनेंट है वर्कर नोड के अंदर, वो आपका सारा कनेक्शंस को लोड बैलेंस करेगा ताकि हर चीज़ इक्वल रहे, आपके सारे रिसोर्सेज कंज्यूम ना हो जाए एक ही पॉड के ऊपर या एक ही कंटेनर के ऊपर। अब ये जो आपका आईपी एड्रेस है ये स्टैटिक है, मतलब है कि हर वक्त कांस्टेंट रहता है, एक ही रहता है, ताकि क्लाइंट्स को कोई मुश्किल ना हो कनेक्टिंग करने में। और उसका जो इंटरनल मीनिंग है वो बस चेंज होता रहेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुबरनेटिस के कुछ बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास आखिरी चैप्टर है, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो रहा है चैप्टर नंबर 1, आखिरी सब सेक्शन है, फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो कुबरनेटिस अगर आपके पास अपने सारे सर्वर्स के ऊपर आपने डिप्लॉय किया है, और क्योंकि अब आपको एक ऑपस्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो कंटेनराइज एप्लीकेशन है उसको ऑलरेडी, उसके अंदर ऑलरेडी जितने भी आपको चीज़ें चाहिए उसको चलाने के लिए वो सब मौजूद है। एप्लीकेशन भी मौजूद है, मैनेजर्स भी मौजूद हैं, आपके डेवलपर्स भी मौजूद है, मतलब है कि हर चीज़ आपके लिए अब सेट हो गया है, ठीक है। अब जब भी आप कुबरनेटिस को एक नोड के ऊपर डिप्लॉय करते हो या आप एक क्लस्टर के ऊपर डिप्लॉय करते हो या आप क्लस्टर डिप्लॉय करते हो कुबरनेटिस का, तो ऑटोमेटिकली कुबरनेटिस जो है वो आपका ऐप को रन करना शुरू कर सकता है बगैर किसी मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का हेल्प के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका फ़ायदा यही है कुबरनेटिस का कि वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करता है। अब क्योंकि कुबरनेटिस आपके सारे वर्कर नोड्स को एक्सपोज करता है एज ए सिंगल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सपोज करता है। ये हमने ऑलरेडी बात भी किया है वर्चुअल मशीन्स में और कंटेनर्स में क्या फ़र्क है, मतलब है कि वर्चुअलाइजेशन में क्या फ़र्क है और कंटेनराइजेशन में क्या फ़र्क है। वर्चुअलाइजेशन जो है वो एक कंप्यूटर को मल्टीपल कंप्यूटर्स में कन्वर्ट करता है, मतलब है कि आप एक होस्ट के ऊपर मल्टीपल बना सकते हो। कंटेनराइजेशन क्या करता है, उसमें आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं, एक तरह से मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सब मिला के एक ही एप्लीकेशन बनता है। तो ये इस तरीके से ही होता है। तो इसलिए आपके पास कुबरनेटिस किस तरह से काम करता है कि जितने भी आपके पास वर्कर नोड्स होते हैं, क्योंकि ये माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर है, मतलब है कि ये है मैनी टू वन, तो आपके पास जितने भी वर्कर नोड्स हैं वो एक्चुअली सब एक ही एप्लीकेशन है, एक ही प्लेटफॉर्म है। अब क्योंकि ऐसा है इसलिए एप्लीकेशन डेवलपर जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू कर सकते हैं एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, और उनको कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है आर्किटेक्चर के बारे में। हमने अभी एक पॉइंट को डिस्कस की कि अगर हमारा कंटेनर या जो पॉड है वो बार बार मूव कर रहा है क्लस्टर के अंदर, तो हम एक स्टैटिक आईपी को यूज़ करते हैं। अब स्टैटिक आईपी के बाद हमें कोई इसके बाद मसला नहीं होना चाहिए कि ये जा क्या रहा है, कर क्या रहा है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे फ़ायदे का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और इसका वजह यही है ज़रूरत ना पड़ने का कि आप अगर आपके पास ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन मौजूद है, अगर क्लाइंट्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हो, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन कहाँ एग्जैक्ट लोकेटेड हुआ हुआ है। तो अब सारा कंटेनराइजेशन और ये सारा डिप्लॉयमेंट से पहले जो है यही एक फ़िक्र रहती थी
एप्लीकेशन डेवलपर्स को या ऑप्स टीम को कि ये आपका जो एप्लीकेशन है ये कहाँ रहेगा, अभी हमें इसको शिफ्ट करना है, एक और जगह पे लाना है। अब ये सारा मसला आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका जो कुबरनेटिस का एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये सारा काम कर देता है। तो इसलिए अब डेवलपर्स जो है वो भी ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको इस बारे में कुछ पता होने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही मेन रीज़न था जिसकी वजह से आपको एक ऑप्स टीम की ज़रूरत पड़ती भी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन एसेंस जो है देखा जाए तो जितने भी आपके नोड्स हैं वो सब एक सिंगल बंच है कंप्यूटेशन रिसोर्सेज का, जो एप्लीकेशंस का कंजम्पशन के लिए एक तरह से वेट कर रहे हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जितने भी आपके पास नोड्स हैं वो सब इंडिविजुअल कंटेनर्स हैं, इंडिविजुअल पॉड्स हैं, जो आपके सारे कंप्यूटेशन रिसोर्सेज हैं, जो बस रुक रहे हैं कि एप्लीकेशंस आ जाए और रिसोर्सेज को कंज्यूम करना शुरू करें, क्योंकि ये एक्चुअली तो एक ही एप्लीकेशन है। अब जैसे ही वो एप्लीकेशन चलने लगेगा तो आपके सारे कंप्यूटेशन रिसोर्सेज जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाएगा। अब डेवलपर जो होता है वो यूजुअली केयर नहीं करता है, उसको फिक्र नहीं होता है कि किस तरह का सर्वर के ऊपर एप्लीकेशन चल रहा है। अगर सर्वर वो सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर सकता है जो एप्लीकेशन की ज़रूरत है, इतना रैम, इतना CPU, इतना स्टोरेज, फिर सही है। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें एक डेवलपर को फ़र्क पड़ता है कि कौन सा हार्डवेयर को आप इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये मैं ऐसे बता सकता हूँ कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हार्ड ड्राइव के ऊपर नहीं चल सकता है, SSD के ऊपर ही चलता है। मतलब है कि स्टोरेज डिवाइसेस, जो आपका कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हार्ड ड्राइव या HDD और एक होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD। तो ये SSD जो होता है वो आपका ज़्यादा फास्ट होता है और ओवरऑल ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन महंगा भी होता है। और हार्ड ड्राइव जो आपका है वो सस्ता ऑप्शन होता है, कॉमन ऑप्शन होता है, वो टूटता भी आसानी से है लेकिन वो सस्ता है। तो आम तौर पे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि एप्लीकेशन HDD के ऊपर चले या SSD के ऊपर चले, लेकिन कभी कभी फ़र्क पड़ता है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो होते हैं जो सिर्फ SSD के ऊपर चल सकते हैं, हार्ड ड्राइव के ऊपर नहीं चल सकते हैं। अब ऐसे केसेस के अंदर आपको मस्ट ये पता होने की ज़रूरत है, आपको मस्ट ये करने की ज़रूरत है कि आपका जो सर्वर है वो एक SSD के ऊपर ही चले, वरना जाहिर सी बात है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो चलेगा ही नहीं। और अगर कुबरनेटिस नहीं होता तो सिस एडमिन जो होता वो ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक नोड को सिलेक्ट करता, मैन्युअली उसको करना पड़ता है एक ऐसा नोड को सिलेक्ट जिसके अंदर एक SSD मौजूद हो और वहाँ ही ऐप को डिप्लॉय करना पड़ता है। लेकिन जब आप कुबरनेटिस को इस्तेमाल करते हो आपको खुद कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बस बोल दोगे कुबरनेटिस के ऊपर कि आप जो भी नोड को इस्तेमाल करो, जो भी सर्वर को इस्तेमाल करो, हमें मसला नहीं है, बस इतना देख लो कि उसके अंदर एक SSD मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह के सारे चीज़ें जो है जो हमें पहले मैन्युअली देखना पड़ता था, पहले हमें खुद से देखना पड़ता था, अब ये सारी चीज़ें कुबरनेटिस खुद ऑटोमेटिकली हमारे लिए कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अचीविंग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए। अब अगर आप कुबरनेटिस को सेटअप कर लो अपने सर्विस के ऊपर और आप अपना ऐप्स को रन करो ऑटोमेटिकली बजाय उनको मैन्युअली रन करने का, क्योंकि आप कुबरनेटिस को इस्तेमाल कर रहे हो और डॉकर को इस्तेमाल कर रहे हो, अब हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली जो आपका एप्लीकेशन है वो अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक नहीं हुआ हुआ है। मतलब है कि अगर आप किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ले जाओ तो आपका ऐप चलेगा। तो इसको बोलते हैं डीकूपल, मतलब है कि मैटर नहीं करता है कि जिस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिस तरह का भी सर्वर हो, आपका एप्लीकेशन चल जाएगा। अब जब आप कुबरनेटिस को बोलते हो अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए तो आप ऑटोमेटिकली उसको बोल रहे हो कि भाई अब वही चीज़ चूज़ करो जो आपको लगता है कि सबसे बेहतर है मेरा एप्लीकेशन के लिए। तो ऑटोमेटिकली ही रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज के हिसाब से हर चीज़ को चेक करता है और डिसाइड करता है कि कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अब जब आप कंटेनर्स को इस्तेमाल करते हो और आप एक स्पेसिफिक नोड के साथ अपना ऐप को टाई डाउन नहीं करते हो, जिस तरह पहले होता था डॉकर और कुबरनेटिस से पहले कि आपका जो ऐप है वो सिर्फ इसी जगह में ही चल सकता है, कंटेनर के ऊपर, क्लस्टर के ऊपर। अगर आपको किसी और जगह में ले जाना है तो फिर आपको मैन्युअली इसका पूरा शिफ्टिंग और सब करना है। इसमें अब ऐसा कोई मसला नहीं है, आपका एप्लीकेशन पूरे क्लस्टर के अंदर कहीं भी घूम सकता है, कभी भी घूम सकता है। तो इसलिए आपके जो डिफरेंट ऐप कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स एंड मैच हो सकते हैं ताकि आपका रिसोर्स कंजम्पशन जो हो, हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हो, वो बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज हो जाए। तो मिक्स एंड मैच का ऑप्शन इसमें मौजूद है। अब क्योंकि आपके पास अब ये एबिलिटी आ गया है, एप्लीकेशंस आप क्लस्टर के अंदर मूव कर सकते हो, तो इसलिए कुबरनेटिस जो है वो अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरह मैनेज कर सकता है। मतलब है कि आपके रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरह मैनेज कर सकता है।
अब आमतौर पे ह्यूमन जो है वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस को फाइंड करने में इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई रोबोट को पूछो या फिर आप मुझे पूछो कि कौन सबसे फास्ट तरीका ढूंढ सकता है इस मेज़ का सॉल्यूशन, तो अगर मैं बोलूँ कि एक मेज़ में एक इंसान को देता हूँ और एक कंप्यूटर को देता हूँ, तो कौन उस मेज़ का सॉल्यूशन सबसे पहले ढूंढ सकता है, तो वो है कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर जो होते हैं वो आमतौर पे नेविगेशन में और कॉम्बिनेशंस में और इस तरह की चीज़ें में ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब क्योंकि आपके सारे पॉसिबल ऑप्शन जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, इसलिए ह्यूमंस उसको जल्दी जल्दी कंप्यूट नहीं कर सकते हैं, वो उतनी जल्दी उसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर्स इनको प्रोसेस कर सकते हैं, स्पेशली जब आपके नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ बड़े होते हैं। क्योंकि जितना बड़ा पॉसिबिलिटी होता है उतना ही मुश्किल होता है ह्यूमंस के लिए, लेकिन कंप्यूटर फिर भी उसको काफ़ी आसानी से कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हो, तो बहुत सारे सर्वर नोड्स जो होते हैं वो उसके ऊपर डिप्लॉय हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हो सकते हैं तो किसी भी सर्वर नोड के ऊपर डिप्लॉय हो सकते हैं, किसी भी क्लस्टर के ऊपर डिप्लॉय हो सकते हैं। अब कंप्यूटर्स, जाहिर सी बात है कि ये सारे काम ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है कि किस चीज़ को कहाँ डालना है, क्योंकि वो इन सारे फैक्ट्स और फिगर्स को जल्दी कैलकुलेट कर सकता है बनिस्बत जिस तरह से हम करते हैं। तो आमतौर पे कंप्यूटर्स ज़्यादा अच्छा होते हैं इस तरह के काम के लिए। अब हम बात करते हैं हेल्थ चेकिंग और सेल्फ हीलिंग के बारे में। अब अगर आपके पास एक सिस्टम है जो आपका एप्लीकेशन को मूव करने को अलाउ करता है पूरा क्लस्टर के अंदर, तो ऑब्वियसली ये तो कभी भी हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन जो है, आपका जो कंटेनर है या पॉड है, वो कभी भी फेल हो सकता है। अब जितना बड़ा आपका क्लस्टर होता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपके पास फेल जाएंगे, उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगे, उतना ही ज़्यादा आएंगे आपके पास एरर्स और फेलियर्स और इस तरह की चीज़ें आपके क्लस्टर के अंदर। तो कुबरनेटिस का काम ये है, वो ये भी करता है कि वो ऑटोमेटिकली आपके सारे ऐप कंपोनेंट्स और नोड्स को मॉनिटर करता है और ऑटोमेटिकली रीस्केड्यूल करता है। मतलब है कि अगर वो ऑफलाइन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको ऑनलाइन ले आता है अगर वो फेल हो जाता है तो, ताकि आपका ऑप्स टीम जो है उन पे ये काम हट जाए उनके शोल्डर से कि उनको पूरा ऐप कंपोनेंट्स को माइग्रेट करना पड़े मैन्युअली, उनको पूरा टीम को फोकस करना पड़े नोड फिक्सिंग के ऊपर। मतलब ये सारा मसला अब उनके पास नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये उनके पास अब मसला नहीं है, तो इसलिए अब अगर उनका कोई काम है अभी भी कंपनी के अंदर तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वरना फिर उनकी पूरी ज़रूरत ही नहीं है कंपनी के लिए। तो ये फिर बॉस का जाहिर सी बात है कि फ़ायदा है या ओवरऑल कंपनी का फ़ायदा है, क्योंकि अभी उनको कम खर्चा हो रहा है। और एक और भी फ़ायदा ये है इसका कि आमतौर पे अब वही बात है कि ह्यूमन जो होते हैं वो जितने भी अच्छे होते, जितने भी आप ऑप्शंस रखो, वो कभी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकेंगे, क्योंकि वो रोबोट्स नहीं है। रोबोट जितना अच्छी तरह से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो ओवरऑल भी रिसोर्सेज वैसे ही ज़्यादा बचने वाले हैं। अब अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतने सारे स्पेयर रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हो, तो फिर उसके बाद अगर आपके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अगर आपके पास अपना सर्वर के ऊपर इतने सारे रिसोर्सेज मौजूद है कि आप अपना सिस्टम को नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपके पास फेल नोड मौजूद भी है, अगर आपका एक कंटेनर या पॉड फेल हो चुका है लेकिन तो भी अगर आपका सिस्टम जो है वो चल सकता है, तो फिर ऑप्स टीम को रिएक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली उस कंटेनर को ऑनलाइन लाने की कोशिश करेगा। नहीं भी ऑनलाइन लाते हो तो भी ऑटोमेटिकली आपका जो एप्लीकेशन है वो चलता रहेगा। तो इसलिए वो आराम से सो सकते हैं, उनको सुबह की 3 बजे, सुबह के 2 बजे नहीं उठना पड़ेगा इस तरह की चीज़ें को डील करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक स्केलिंग के बारे में। अब ऑटोमेटिक स्केलिंग क्या है कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कहा है कि हम ये भी कर सकते हैं कि बजाय हम खुद स्पेसिफाई करें कि हमें कितने सारे रेप्लिकास चाहिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का, कि हमें 5 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, 1 कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए, हम खुद ही बोल सकते हैं कि भाई कुबरनेटिस आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आप क्या समझते हो कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए, कितने वर्जन्स हमें चाहिए। तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को देखेगा और उसके हिसाब से वो इसको मैनेज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके जितने भी स्पाइक्स आते हैं, लोड स्पाइक्स आते हैं, उनको भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्यूब प्रॉक्सी मौजूद है जो ऑटोमेटिकली हर चीज़ को लोड बैलेंस रखता है। अब ऑलरेडी ये मेंशन हुआ है कि कुबरनेटिस जो है वो आपके सारे रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकता है, और कुबरनेटिस क्योंकि ऑटोमेटिकली हर चीज़ को मॉनिटर कर सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ रनिंग इंस्टेंसेस, मतलब कि रेप्लिकास को भी मैनेज कर सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
अब अगर मैं बोलूँ कुबरनेटिस को क्लाउड पे रन करने की अगर मैं बात करूँ, जैसे AWS के ऊपर अगर आप कुबरनेटिस को रन करना चाहो, जहाँ एडिशनल नोड्स जो है वो बहुत ही आसान है उनको रिक्वेस्ट करना। कुबरनेटिस इतना फ्लेक्सिबल हो सकता है क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि क्लाउड एनवायरनमेंट के आपके पास कोई लिमिट ही नहीं होता है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए कुबरनेटिस जो है वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा क्लस्टर साइज़ को स्केल अप कर सकता है या स्केल डाउन कर सकता है, जो भी आपका एप्लीकेशन के हिसाब से नीड्स मौजूद है। तो वो एक पूरा क्लस्टर को लेके अटैच कर सकता है आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लस्टर से, क्योंकि लिमिट्स नहीं है। अब फिजिकल लिमिट्स जो आपके पास होते हैं नॉर्मल, अगर आपके पास अपना पर्सनल सर्वर है, इतना ही रैम है, इतना ही CPU है, तो फिर भी एक मसला हो जाता है। लेकिन क्लाउड के ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है। AWS जैसे कंपनीज़ के पास टेराबाइट्स भी नहीं, पेटाबाइट्स मौजूद है रिसोर्सेज का मौजूद है उनके पास, पेटाबाइट्स ऑफ रिसोर्सेज उनके पास मौजूद है। मतलब है कि कोई लिमिट नहीं है उनके पास। तो इसलिए अगर आप क्लाउड के ऊपर रन करो कुबरनेटिस को, तो वाकई में आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी की हद नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब अगर मैं बताऊं, आखिरी चीज़ है सिंप्लीफाइंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब हमने ऑलरेडी ये सब स्पेसिफाई किया है कि कुबरनेटिस करता क्या है, उसमें क्या बेनिफिट्स है, ऑपरेशंस टीम को अब काम कम करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें। लेकिन ये तो चलो हमने ऑपरेशंस टीम के बेनिफिट्स के बारे में बात किया है, लेकिन डेवलपर्स को कोई फ़ायदा होता है? चलो ऑपरेशन टीम की तो अब ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन डेवलपर्स को कोई फ़ायदा हुआ है सिवाय ये कि अब उनको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। चलो सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा ही मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल भी कोई भी ऐसा फ़र्क पड़ रहा है डेवलपर्स के ऊपर, या बस थोड़ा काम ही ज़्यादा आ रहा है? मतलब क्या है, कोई ऐसा फ़ायदा है डेवलपर्स के लिए? बिल्कुल है। अगर आप उस पॉइंट के ऊपर वापस आते हो कि ऐप्स जो है वो अगर सेम इन्वायरमेंट के अंदर रन करते हैं, डेवलपमेंट के अंदर भी और प्रोडक्शन के अंदर भी, तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। ये मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो, आप उसको टेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको टेस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद जब आप उसको प्रोडक्शन के अंदर ले आते हो, तो आप प्रोडक्शन के अंदर उसके अंदर बग्स चेक करते हो किसी और टूल के साथ। तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब है कि आमतौर पे जितने भी बड़े बड़े बग्स आते हैं वो इसी वजह से ही आता है। इसलिए अब जाहिर सी बात है, ये तो आई थिंक सभी मानते होंगे कि जितनी जल्दी आप एक बग को ढूंढोगे उतना ही आसान होगा उसको फिक्स करने के लिए और उतना ही कम मेहनत करना पड़ेगा। अब क्योंकि डेवलपर्स ही वो सारा फिक्सिंग करते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उनके लिए भी कम काम होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुबरनेटिस और डॉकर जो है वो इसी मामले में ही डेवलपर्स को हेल्प करता है कि क्योंकि आपका एनवायरनमेंट सेम है, टेस्टिंग में भी और प्रोडक्शन में भी आपका एप्लीकेशन, टेस्टिंग एप्लीकेशन और सब वही है, वही डॉकर वही कुबरनेटिस, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए बग्स जल्दी ढूंढ सकोगे, उतनी जल्दी फिक्स कर सकोगे और उतना ही कम मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए डेवलपर्स को ये एक फ़ायदा है। एक और भी फ़ायदा ये है कि डेवलपर्स जो है उनको फीचर्स को वो वाले फीचर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा जो वो आमतौर पे करते हैं रेगुलर बेसिस के। फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई ऐसा डिस्कवरी एप्लीकेशन बनाना है या कोई ऐसा डिस्कवरी टूल बनाना है कि हम एक क्लस्टर एप्लीकेशन के अंदर हमारे इंडिविजुअल सर्विसेज या कंटेनर्स और नोड्स को अगर फाइंड करने के लिए कोई ऐसा एप्लीकेशन चाहिए हो, तो कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। आपको इसके लिए एक सेपरेट ऐप की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऐप जो है, जो आपके पास यूजुअली वो सेपरेट ऐप होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ढूंढता है और ऑटोमेटिकली एक DNS लुकअप यूज़ करता है ये सारे सर्विसेज को या पीयर्स को डिस्कवर करने के लिए एक क्लस्टर के अंदर। तो वो एक DNS लुकअप के थ्रू या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें ढूंढता है, ये सारी चीज़ें करता है। और अगर ये काफ़ी नहीं है तो जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका कुबरनेटिस API को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। अब एक कुबरनेटिस API सर्वर को क्वेरी करने के लिए अब जिस तरह से आप अभी करते हो, तो इसमें फ़ायदा ये है कि डेवलपर्स को आप कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़म्स डेवलप करने से बचा सकते हो। कि जाहिर सी बात है कि इस तरह के इंटरनल टूल्स अगर आप बनाते हो तो टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होता है और ओवरऑल फिर उसका भी आपको डिबगिंग करना पड़ता है। तो इसलिए आपका ओवरऑल टाइम, मेहनत, पैसे सब बचता है क्योंकि कुबरनेटिस के अंदर ऑलरेडी ये फ़ीचर मौजूद है। तो एक फ़ाइनल एग्जांपल ये है डेवलपर्स के लिए जो कुबरनेटिस एक फ़ायदा लाता है, वो ये है कि ओवरऑल जो है वो डेवलपर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ऑप्स टीम जो है अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है।
मुझे पता है कि मैं क्या डेवलप कर रहा हूँ, मेरा ये जो नया वर्जन है ऐप का, ये किस दिन रोल आउट होगा, ये किस दिन डिप्लॉय होगा, क्या बग्स आएंगे, क्या मसले होंगे। कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली एक बुरा वर्जन को डिटेक्ट भी कर सकता है और उसका रोल आउट को स्टॉप भी कर सकता है। ओवरऑल ये हर चीज़ का कॉन्फिडेंस, ये ओवरऑल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो उसको एक्सेलरेट कर सकता है, वो उसको सही रख सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास समरी है। अब ये समरी तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। अब हमने ये जो पूरा अभी तक लेसन्स कवर किया है, इन सब के बारे में आप ये समरी पढ़ सकते हो। बहुत ही काम का होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो इस क्लास में हमने मेनली चैप्टर नंबर 1 को ही ख़त्म किया है और हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि कुबरनेटिस क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे। तो मैं इसी हफ्ते ही क्लासेस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से मैं क्लासेस बंद कर रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो मैं 2 हफ्ते के लिए बंद करूँगा, फिर इंशाल्लाह 3rd वीक से वापस शुरू कर लेंगे। तो आज के क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कवर किया है। नेक्स्ट चैप्टर होगा फर्स्ट स्टेप्स विद डॉकर एंड कुबरनेटिस, हमारा पहला प्रैक्टिकल होगा। तो हम इंशाल्लाह उसको अगले कुछ दिनों के अंदर कवर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।